गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी किताब नई आवाज जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में चलती है किताब, उसका नाम है नई आवाज। और हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा उर्दू कोर है। तो उर्दू कोर की जो किताब है सीबीएसई बोर्ड में वो नई आवाज के नाम से है। ये आपको मिल जाएगी मार्केट में भी। तो इस किताब का जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने 3 सबक हमने पढ़ लिए हैं और आज हम इसका चौथा सबक लता मंगेशकर पढ़ने जा रहे हैं। लता मंगेशकर सबक के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है कुमार गंधर्व। तो मैं लता मंगेशकर पढ़ाने से पहले आपको कुमार गंधर्व का इंट्रोडक्शन पढ़ाना चाहूंगी, कुमार गंधर्व के बारे में बताना चाहूंगी कि कुमार गंधर्व कौन थे। कुमार गंधर्व का असली नाम था शिव पुत्र सिद्ध रवैया कोमकुली, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रखा है। आप इसको आराम से पोज करके इसको लिख सकते हैं। उनका असली नाम क्या था? शिव पुत्र सिद्ध रवैया कोमकुली। और कुमार गंधर्व उनका क्या था? लकब था। कुमार गंधर्व के नाम से वो फेमस हुए। उनको बचपन से ही मौसीकी का गैर मामूली शौक था। वो बचपन से ही गाने बजाने का, मौसीकी का, संगीत का उनको बहुत शौक था। और उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल संगीत उन्होंने जो है या क्लासिकल मौसीकी जिसे हम कहते हैं वो उन्होंने सीखा था। और उन ज़ाब्तों को अपनाते हुए, क्लासिकल म्यूजिक के सारे ज़ाब्तों को, सारे नियमों को अपनाते हुए उन्होंने अपनी एक नई राह निकाली थी और उस राह पे ही वो चलते रहे और उस राह को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके कर्नाटक में वो पैदा हुए और धीरे धीरे जो है उन्हें इतनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई कि हुकूमत हिंद ने जो है उन्हें 1990 में पद्म विभूषण के एजाज से भी नवाजा था। उन्हें 1990 में पद्म विभूषण का एजाज मिला था। कुमार गंधर्व ने कर्नाटक के अंदर पैदा हुए थे और उन्हें क्लासिकल म्यूजिक का बहुत ज्यादा उनको शौक था। उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी और उनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली। लेकिन जब वो देवास मध्य प्रदेश मुंतकिल हुए, वहां आके रहने लगे, तो कुछ बड़ी बीमारी की वजह से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया और उनको ऑपरेशन की वजह से उनका एक फेफड़ा निकलवाना पड़ा। और एक फेफड़े से महरूम होने के बाद धीरे धीरे उनकी आवाज भी खत्म हो गई, मतलब वो बोलने से महरूम हो गए। वो बोल भी निकालना तो बहुत दूर की बात है, वो बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन जब वो अपने घर में रहते थे तो उनके सामने रोज सुबह एक गोरैया आती थी। उस गोरैया की आवाज इतनी मीठी थी जिसकी आवाज वो रोज सुना करते थे। और वो एक छोटी सी गोरैया और इतनी सुरीली आवाज में उनके सामने बोला करती थी कि उनको हिम्मत मिली और उनको ऐसा लगा कि जब ये छोटी सी गोरैया अपनी इतनी सुरीली और मीठी आवाज में बोल सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं बोल सकता। उन्होंने वापस से अपनी कुव्वत इरादी पैदा करी और अपनी कुव्वत इरादी की वजह से जो है उन्होंने वापस जो है अपनी आवाज को हासिल किया और कोशिश करा और बोलना शुरू कर दिया। और बोलना ही नहीं, सिर्फ उन्होंने जो है अपनी आवाज से और अपने गाने का, मौसीकी के शौक को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने वापस से गाना शुरू किया। और गाने के अलावा जब उन्होंने वापस से महफिल के अंदर गाया तो उन्हें वापस से वही शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई जो उन्हें पहले मिली हुई थी। और वापस से वो इतने ही मकबूल और मशहूर हो गए। और उसके बाद जो है 1990 में उनको जो है हुकूमत हिंद ने पद्म विभूषण के एजाज से उनको नवाजा। ये तो उनके बारे में, उनकी हालत जिंदगी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी क्या हालत जिंदगी थी, उनकी क्या सवाल हयात थी। इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सीबीएसई बोर्ड में कि कुमार गंधर्व को पद्म विभूषण किस सन में दिया गया था या पद्म उनको कौन से एजाज से नवाजा गया था। तो बच्चों आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए। अब हम सबक का एक्सप्लेनेशन लता मंगेशकर के बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि उन्होंने लता के बारे में क्या अपने सबक के अंदर कहा है। उसमें वो कह रहे हैं कुमार गंधर्व
के बहुत पुरानी बात है, सालों पहले बात है, जब वो बीमार थे तो रेडियो उनके घर में चल रहा था। तो रेडियो में जो है उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो गाने की आवाज थी। तो उनके कानों में जब वो आवाज टकराई तो बड़ी मीठी और सुरीली आवाज थी और कोयल की तरह मीठी आवाज उनके कानों में लग रही थी। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी है। लेकिन आवाज से उनकी रग़बत इतनी ज्यादा थी, कुर्बत, कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये आवाज उन्होंने पहले भी सुनी है। वो बहुत ध्यान से सुनते रहे और जब गाना खत्म हो चुका तो आखिर में जो है गुलूकारा का नाम रेडियो के अंदर अनाउंस हुआ। तब उन्होंने सुना कि ये लता मंगेशकर की आवाज थी, लता ये गाना गा रही थी और वो गाना फिल्म बरसात से भी पहले का कोई गाना था। तो आप समझ लीजिए कि लता कितने सालों से जो है गाना गाती चली आ रही है कि फिल्म बरसात जो इतनी पुरानी फिल्म है उससे भी पहले का कोई गाना था। लता से पहले जो है फिल्मी दुनिया में नूर जहां की तूती बोल रही थी। मतलब नूर जहां बहुत ज्यादा मशहूर थी और लोग बाग उन्हीं के गानों को पसंद किया करते थे, उनके गानों को सुना करते थे। लेकिन लता ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया और लता जो है लगातार गाती चली आ रही थी और लता उनसे भी ज्यादा जो है फिल्मी जगत में जो है मशहूर हो गई और उनकी आवाज भी मशहूर हो गई। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में लता से की तरह गाने वाला कोई नहीं है। लता ने जो है लोगों की सोच को बदल दिया। लोग क्लासिकल म्यूजिक को जो इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे वो भी लता की आवाज और लता के गानों को सुनकर जो है क्लासिकल म्यूजिक की तरफ या क्लासिकल मौसीकी की तरफ जो है राग़िब हुए और जो है उसको समझने लगे। घर घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो है लता की आवाज को सुनकर जो है अच्छी तरीके से और जो है उनकी आवाज में सुर के साथ सुर मिलाकर गाने लगे। जिस तरह कोयल की मीठी आवाज भी कानों में जब पड़ती है और लगातार इंसान उस कोयल की मीठी आवाज को सुनता है तो उसकी तरह मीठा बोलने की या मीठा गाने की कोशिश करता है। ये एक फिक्री अम्र होता है। इसी तरह लता की आवाज भी लोगों को इतना ज्यादा मुतासिर करती है और लता की आवाज ने लोगों की सोच को भी तब्दील कर दिया है, सोच को भी बदल दिया है। और आज बच्चा बच्चा जो है लता की तरह गाने की कोशिश करता है और उनकी सोच बदल गई है कि क्लासिकल म्यूजिक में भी इतनी ही मिठास, इतनी ही खूबी है कि हम उसको भी अच्छी तरह सुन सकते हैं। एक आम आदमी अगर उसको जो संगीत के बारे में नहीं समझता है उसे लता की आवाज का टेप सुनाया जाए और क्लासिकल मौसीकी का टेप सुनाया जाए तो वो लता की आवाज के टेप को ही ज्यादा पसंद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लता की आवाज की जो नगमगी कहते हैं मिठास, उसके आवाज की जो नगमगी कहते हैं तरन्नुम को, कि उसके आवाज में जो उसके तरन्नुम में जो मिठास और जो नगमगी छुपी हुई है वो लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। तो लता की आवाज ही ऐसी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है और हर आम इंसान जो है छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा लता की आवाज के अंदर हो जाता है और यही उसकी आवाज की सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी उसकी लता की आवाज की एक और खूबी है, वो है उसकी लताफत, कि उसकी आवाज में जो लताफत है वो भी इंसान को अपनी तरफ खींचती है। इसमें कोई शक नहीं कि नूर जहां भी एक अच्छी गायिका है और उन्होंने भी जो है बहुत अच्छे गाने गाए, लेकिन लता की आवाज में जो नगमगी और जो लताफत मौजूद है वो उनकी आवाज में इतनी नहीं है। उनकी आवाज भी अच्छी है लेकिन लता के मुकाबले में वो नगमगी और वो लताफत उनके यहाँ देखने को कम मिलती है। लता की आवाज में जो नरमी और बेखुद कर देने वाली जो कैफियत है वो हर किसी को नसीब नहीं होती। ये लता को एक फितरी अम्र है लता के पास, या ऊपर वाले की देन है कि उसकी आवाज में वो नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत है कि जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। लता की आवाज की दूसरी बड़ी खूबी उसकी बुलंद आहंगी है। बुलंद आहंगी कहते हैं आवाज का ऊंचा होना।
लता की आवाज की जो बुलंद आहंगी है वो दो लफ्जों के बीच का फासला तरन्नुम के साथ इस तरह भर देती है कि दोनों लफ्ज एक दूसरे में समाये हुए महसूस होने लगते हैं। ये लता को फितरी उसके पास अम्र है, ये लता की देन है कि वो अपनी इस बुलंद आहंगी से जो है तरन्नुम से अपने जो भी लफ्ज हैं उन्हें आपस में इस तरह समा देती हैं कि लोग उसमें खो जाते हैं और बिल्कुल बेखुद हो जाते हैं। लता ने जो अपने गीत गाए हैं उसमें उन्होंने दर्द भरे जो अंदाज के जो गीत हैं या दर्द भरे गीतों को जिस मौसिर अंदाज से या वालिहाना अंदाज में गाया है उससे ज्यादा जो है मोहब्बत वाले जो गीतों को या खुशी वाले गीतों को और ज्यादा अच्छे अंदाज से उन्होंने गाया है। जबकि दोनों ही गीतों को बहुत उन्होंने खूबी के साथ पेश किया है, लेकिन मुसन्निफ का मानना है, मुसन्निफ कहते हैं कि मेरी राय में उन्होंने खुशी के जज्बात वाले गीतों को और ज्यादा मौसिर अंदाज में और बहुत अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। क्लासिकी म्यूजिक की अगर हम बात करें तो क्लासिकी म्यूजिक का 3 घंटे चलने वाली महफिल का लुत्फ हमें लता के 3 मिनट के गाने में हासिल हम कर सकते हैं। ये लता के 3 मिनट के गाने में वो 3 घंटे की जो क्लासिकी म्यूजिक की महफिल होती है उसका सारा मजा हमें 3 मिनट के गानों में हासिल हो जाता है। लता के अलावा कोई ऐसा गुलकारा नहीं है या कोई गुलकारा पैदा नहीं हुई जो 3 मिनट में जो है इतनी खूबी के साथ जो है सारा लुत्फ हमें दे सके या हम उसके गाने से इतना लुत्फ अंदोज हो सके। जबकि फिल्मी दुनिया तख्लीकार की दुनिया मानी जाती है और फिल्मी दुनिया में तरह तरह के गाने बनते चले आ रहे हैं। राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, मौसमों के तमाम तरह के मौसमों के ऊपर गाने बने हैं, वादियों के ऊपर गाने बने हैं, खेत खलियानों के ऊपर गाने बनाए गए हैं। लेकिन जो खूबी लता की आवाज में है वो हमें उन सारे गानों में कहीं देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि लता ने इन चीजों पे जो गाने गाए हैं वही हमें सबसे ज्यादा मुतासिर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लता इस फिल्मी जगत की और आवाज की हिंदुस्तान में तरन्नुम की मलिका कही जाती है, मतलब आवाज की मलिका हम उसे तस्लीम कर सकते हैं कि लता के जैसा कोई गुलकारा अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने हमें इतना ज्यादा मुतासिर किया या हम उसकी आवाज की तरफ खींचे चले जाते हैं। और वो एक बेताज आवाज की मलिका है और जिसको हम लता सदियों से मुतवातिर गाती चली आ रही है और अभी तक गा रही है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इतनी बड़ी गुलकारा को आज हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं और उसे सुन रहे हैं। लता के गानों को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो है बहुत ज्यादा शोहरत हासिल है, मकबूलियत हासिल है और लोग लता के गानों को बहुत शौक से सुनते हैं और अपने सर को धुनते हैं। ये हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि इतनी सुरीली आवाज हमें सुनने को मिलती है। इसलिए हम बेशक कह सकते हैं कि लता इस फिल्मी दुनिया की, फिल्मी जगत की बेताज मलिका है और आवाज की भी मलिका है। इसे हमें एक मलिका तस्लीम करने में कोई शक नहीं होना चाहिए।